अगर किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी उसी प्लेन में किसी गिवन फिक्स्ड पॉइंट और गिवन फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा बच्चों कांस्टेंट बना रहे। बच्चों यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है जो कि मूविंग है और इस तरह से मूविंग है कि उसकी इसी प्लेन में किसी गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा क्या बना रहता है बच्चों, कांस्टेंट बना रहता है। तो इस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहते हैं बच्चों कोनिक। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है बच्चों इसे हम कहते हैं कोनिक का फोकस। ये जो फिक्स्ड लाइन होती है बच्चों इसे हम कहते हैं कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट रेशो आता है उसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, जिसे हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ये रेशो बच्चों यानी कि एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर आ जाए तो उस केस में कोनिक को पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं बच्चों हाइपरबोला। हाइपरबोला को कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यदि हम लोगों ने बच्चों दो आइडेंटिकल कोन्स को एक दूसरे के ऊपर इन्वर्ट करके कुछ इस तरह से रख दिया और बच्चों यदि मैं इन कोन्स को एक्सिस के पैरेलल किसी प्लेन से कट करूंगा तो मुझे जो ज्योमेट्री, मुझे जो शेप मिलेगी बच्चों उसे हम कह सकते हैं हाइपरबोला। हम बात करेंगे बच्चों भी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ वैसी ही है जैसी बच्चों आप लोगों ने एलिप्स में देखी, बस अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पर बच्चों प्लस बी स्क्वायर होता था और यहां पर बच्चों माइनस बी स्क्वायर है। अब ये जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों, इससे यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें किस तरह की ज्योमेट्री मिलेगी मैं पहले वो बनाए देता हूं बच्चों। ये लीजिए साहब, अगर मैं इस ज्योमेट्री को ड्रॉ करने जाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह की शेप मिलेगी बच्चों। और इस हाइपरबोला ने एक्स एक्सिस को जहां पे कट करना है बच्चों उन्हें हमने नाम दे दिया ए और ए डैश। नेचुरली एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा बच्चों वहां पर y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे बच्चों तो बड़ी सरलता से आपके पास में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a, 0 और -a, 0। और ये जो हाइपरबोला है बच्चों इसका सेंटर वही होगा जो एलिप्स का सेंटर था यानी कि ओरिजिन। और बच्चों यहाँ पर भी एलिप्स के जैसे ही दो फोकस होंगे, मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पर दो फोकाई होंगे बच्चों। एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे AE, 0 और दूसरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों -AE, 0। और रही बात बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की, तो यहाँ पर भी दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगी बच्चों जिस तरह से एलिप्स में आती थी। एक डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल्स टू a/e और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी बच्चों -a/e। E यहाँ पर इस हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी है बच्चों, इसकी उत्केंद्रता है। और यहाँ जो रिलेशन लगेगा बच्चों वो लगेगा b² इक्वल्स टू a² इंटू e² -1। वहां रिलेशन लगता था b² इक्वल्स टू a² इंटू 1 e², वहां से मतलब एलिप्स में। और हाइपरबोला के केस में बच्चों रिलेशन जो लग रहा है वो आप देख पा रहे हैं क्या है। यहां पर ऑब्वियसली एक्सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 और सेंटर मुझे आपको मालूम पड़ चुका बच्चों, फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी आपको मालूम पड़ चुके। जो भी कुछ मुझे मालूम पड़ चुका मैं एक बार उन्हें यहाँ लिखूंगा और उसके लिए चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, सच आप पहले भी देख चुके हो बच्चों। चलिए साहब, अब मैं इस कोनिक के सेंटर के बारे में बात कर रहा था बच्चों। इसके सेंटर जिसे हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। यहाँ पर फोकस यानी कि S और S डैश के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों +-AE, 0। डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए बच्चों तो दो डायरेक्ट्रिक्स आ रही हैं +-A/E, एक +A/E और दूसरी -A/E। और अब यहाँ पर बच्चों हम लोग बात करें जैसे एलिप्स में हम लोग कहा करते थे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, वैसे यहाँ पर बच्चों मेजर और माइनर तो हम लोग वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ पर हम लोग बच्चों जिसे हम लोग मेजर एक्सिस कहते थे उसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है बच्चों, ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बच्चों, ये जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस होगी कुल मिलाकर बड़ी सरलता से आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, सो कुल मिलाकर ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो 2a होगी। दिस वी कॉल एज बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसे आप लोग एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस कहते थे। और साथ में बच्चों जैसे वहां पर आपको मिलती थी माइनर एक्सिस, वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगी बच्चों कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी भाई, ये रहा कोई कोऑर्डिनेट b और ये रहा बच्चों b डैश, और b के कोऑर्डिनेट से बच्चों 0, b और b डैश के कोऑर्डिनेट से बच्चों 0, -b। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यू कैन डिटरमाइन वेरी इजीली, दैट वुड बी 2b बच्चों। जो आप एलिप्स में मेजर एक्सिस कहते थे उसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस नाम देते हैं, जिससे आप लोग बच्चों वहां पर माइनर एक्सिस नाम देते थे उसे आप लोग यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस नाम देते हैं। और
लेंथ वैसी की वैसी ही आ रही है। रिलेशन बच्चों हमारे पास में कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहां पर बच्चों ऐसी कोई भी लाइन जैसे जो फोकस से पास होगी उसे हम बोलेंगे फोकल कॉर्ड। एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। वैसी की वैसी ही बात होगी बच्चों। और आप ऐसी कोई कॉर्ड लेते हैं बच्चों जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहां ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है बच्चों, ये जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कि ऑब्वियसली एक्स एक्सिस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। उसके परपेंडिकुलर कोई कॉर्ड लेंगे बच्चों तो उस कॉर्ड को आप लोग नाम दिया करेंगे क्या? आप बोलते हैं उसे डबल ऑर्डिनेट। भाई ये जो है इसे डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। और डबल ऑर्डिनेट की अगर लेंथ मुझे निकालनी हो तो कोई बड़ा काम नहीं होगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं और उसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट को इसको हम क्यू नाम दे देते हैं और इसे क्यू डैश नाम दे देते हैं। एक बात तो सर्टेनिटी के साथ में श्योर है बच्चों कि सिंस दिस डबल ऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस यू से ट्रांसवर्स एक्सिस, सो ऑब्वियसली दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अगर मान लीजिए क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट एच है तो क्यू डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट एच होगा। रही बात बच्चों वाई कोऑर्डिनेट की, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग एक्स की जगह पर जब एच रखेंगे एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, आप इसे यहां लेकर आ जाइए एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इनटू में बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर। होप ऑल द कैलकुलेशन आई हैव डन ओवर हियर एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ वाई वुड बी एज बी ओवर ए इनटू अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। होप यू हैव गॉट द थिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू। बच्चों आपने एक्स की जगह पर एच रख दिया, एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 को यहां पर लेकर आ जाएंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस और बी स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू ये आएगी। सो व्हाट यू फाइंड बच्चों, इसका अगर y कोऑर्डिनेट है b ओवर a अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कुछ ऐसा। और यहां पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, माइनस बी ओवर a अंडर द रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो ये आपके पास में बच्चों जो है डबल ऑर्डिनेट के एक्सट्रीमिटीज उसके एंड्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एंड देयर आफ्टर बच्चों चलिए ये तो एक छोटी सी बात हो गई। प्लस अब हमारे पास में यदि हम लोग यहाँ पर लैटिस रेक्टम के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ पर दो फोकस एनी लैटिस रेक्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, लैटिस रेक्टम इज दैट फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। यू कैन से बच्चों ऐसी कोई फोकल कॉर्ड जो कि हाइपरबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या यू कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं दैट डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस ऑफ द हाइपरबोला। सो ये जो है बच्चों ये क्या कहलाएगी, लैटिस रेक्टम। और लैटिस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं बच्चों उन्हें हम लोग एल और एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर दो लैटिस रेक्टम आएंगे। हम लैटिस रेक्टम के प्लूरल को कहा करते हैं बच्चों लैटिस रेक्टा, लैटिस रेक्टा। मैं बता देता हूं आपको यहां पर लिखकर बच्चों, लैटिस रेक्टम के प्लूरल को बहुवचन जिसे हम हिंदी में कहा करते हैं उसे हम बोला करते हैं क्या भैया, लैटिस रेक्टा। अभी लैटिस रेक्टा के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो बच्चों वन थिंग इज सर्टेनली श्योर दैट व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एस वुड बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एल एज वेल। सो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। लेकिन रही बात बच्चों वाई कोऑर्डिनेट की, फॉर दैट पर्पस मैं एक्स की जगह पर ए ई रख दूंगा, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल हो गया और यहां से आप निकालेंगे बच्चों तो y कोऑर्डिनेट आपके पास में आ रहा है, कितना आ रहा है, चलिए एक मिनट, ई स्क्वायर माइनस 1 सबसे पहली बात तो ये, और ये प्लस माइनस बी इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और वो भी रूट के इनसाइड होगा क्या, लेमी सी यस भाई y कोऑर्डिनेट आएगा कुछ ऐसा, ये रहेगा भैया y कोऑर्डिनेट। एम आई करेक्ट, लेट अस सी। भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसल हो गया और ई स्क्वायर माइनस 1 और फिर बी स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट यही आएगा बच्चों। तो आपको जो है इसका y कोऑर्डिनेट अगर ऊपर वाले का बच्चों प्लस मिलता है अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी, तो इसका क्या मिलेगा बच्चों, माइनस बी इंटू अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। होप आपको बात खोपड़ी में आई है बच्चों। ये तो लैटिस रेक्टम की जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसके जो
एंड्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन अगर मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ को फाइंड आउट करना हो बच्चों एल एल डैश, तो वो कितना होगा भाई, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2b इंटू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1। और एज सच लेटस रेक्टम की लेंथ को ऐसा लिखा जा सकता है। अदरवाइज लेटस रेक्टम को आप यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 का अगर रूट निकालते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा बच्चों b ओवर a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। भाई अव्वल दर्जे पर तो आपने स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर रूट निकाल देंगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर आप ये भी रख सकते हैं, सो दैट यू विल गेट बच्चों 2b इंटू b ओवर a। सो फाइनली लेटस रेक्टम की लेंथ यू कैन वेरीफाई बच्चों, आपको बिल्कुल वही मिल रही है जो आपको एलिप्स में मिली थी बच्चों, जो आपको दीर्घवृत्त के समय पर मिली थी। तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई साहब। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। और डबल ऑर्डिनेट की लेंथ क्या है वो आपको समझ में आया है। आप चाहे तो यहाँ से भी भैया अगर एच की जगह पर ए ई रख देते, भैया डबल ऑर्डिनेट की आपके पास में कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जनरलाइज हुए में आए हैं। आप अगर एच की जगह ए ही रख देंगे, अगर एच की जगह ए ही रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि आपको लेटस रेक्टम वाले जो एंड्स हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज़ या उनके एंड्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। इसे भी आप कर सकते हैं बच्चों। सो लेटस रेक्टम की लेंथ फाइनली यही आ रही है। तो ये जो भी कुछ है बच्चों इसे जरूर 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 से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताऊँ बच्चा, कि हम लोगों ने जो बात करी थी जैसे फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, भाई एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। बट पर्टिकुलरली अगर मैं किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूं बच्चों तो उसे हम बोला करते हैं फोकल डिस्टेंस। सो फोकल डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, फोकल डिस्टेंस क्या होगी, जरा उस बारे में हम लोग काम कर लें। तो चलिए साहब, हमारे पास में हमने कोई पॉइंट ले लिया P, मैंने कोई पॉइंट लिया बच्चों P जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने सपोज कर लिया x, y। अब इस पॉइंट की बच्चों फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे जिसे आप नाम देंगे क्या, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस या यूं कह सकते हो कि फोकल रेडियस। तो चलिए साहब फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियस के बारे में काम किया जाए बच्चों, जिसे हम लोग SP नाम दे सकते हैं, जो कि अंडर द रूट ऑफ x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सो ये आपके पास आएगा। और चलिए साहब अब आप एक काम करें, इसका स्क्वायर खोल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए। और वाई स्क्वायर की बात की जाए बच्चों तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालें, चूंकि वो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई करता है इसलिए वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर 1 ले जाइए, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा साहब बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। होप मैंने जो किया है वो सही किया है भैया। यहाँ पर क्या कंडीशन लग रही है मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, चूंकि वो पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस आप फोकस से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आप निकालेंगे, आप 1 को इधर लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर की जगह। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं साहब। साहब हम जो है इससे एलसीएम लें, एलसीएम लिए बगैर क्या हमारा काम हो पाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कुछ यही आएगा, यही आएगा। या एक काम कीजिए बच्चों, जो ये लिखा है इसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ये लीजिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x AE है, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होकर बी स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ आया। और नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या लिखा जा सकता है बच्चों, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x AE प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, तो वो रख दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा।
आपने बी स्क्वायर की जगह रख दिया बच्चों। हमें जो आंसर लाना है दैट वी नीड टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ ए एंड ई एंड एक्स। मुझे जो आंसर लाना है एक्चुअली जो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है दैट हैज़ टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ ए ई एंड एक्स। इट इज़ वाई वाई हैड टू बी एलिमिनेटेड। अब आप यहाँ से बच्चों इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे और इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा साहब एक्स स्क्वायर। और एक काम करें साहब, यहीं से हम लोग बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू रखें। मैं समझता हूं मैं थोड़ा सा लेंथी जा रहा हूं तो मैं करेक्शन करूंगा भैया। देखिए ऐसा है कि करते करते ही मालूम पड़ता है कि हम कहाँ कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं भैया। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों वो आ जाएगी ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, अननेसेसरी हम लोग टाइम कंज्यूम कर जाते वरना तो साहब। अभी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर ई स्क्वायर का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, ई स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से अब हमने बिल्कुल सही किया है भाई। ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और बाकायदा साहब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और बचा क्या? अब काफ़ी छोटा सा टर्म हमारे पास में आ रहा है जो कि आ रहा है साहब क्या? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, एक मिनट, 2 इंटू ए इंटू ई एक्स। यही कुछ आ रहा है। हाँ भाई, ए स्क्वायर है प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाकी ये जो 2x ए इंटू ई बचा बच्चों, मैं उसे 2 इंटू ए इंटू ई एक्स भी लिख सकता हूँ और उसके बाद में बच्चों a माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड फाइनली ये क्या आ जाएगा बच्चों? a माइनस ई एक्स। ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो आई है क्या? a माइनस ई एक्स। अभी पॉइंट P जो कि हाइपरबोला पे लाई कर रहा था, जो कि अति परवलय पर स्थित था बच्चों। अति परवलय कहा जाता है हाइपरबोला को इंग्लिश में। हाइपर मतलब अति, परवलय, एनीवेज। सो वो आ रहा है बच्चों a माइनस ई एक्स। तो अभी आपने पॉइंट P की S से डिस्टेंस निकाली। ठीक इसी तरह से अगर पॉइंट P की बच्चों S डैश से डिस्टेंस निकालेंगे तो S डैश से उसकी डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी बच्चों a प्लस ई एक्स, a प्लस ई एक्स आएगी बच्चों। आपके पास में ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? a प्लस ई एक्स। तो इस तरीके से आपके पास में ये दोनों जो है डिस्टेंस आ गई। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊं बच्चों, ये a माइनस ई एक्स आएगी, इसे आप a माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, a माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे और इसे आप ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। भाई ये जो आपके पास में है इसे मैं एक्चुअली में ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसे मैं ऐसा लिख रहा हूं सो दैट ये आपके पास में ई एक्स माइनस ए आएगा और ये ई एक्स प्लस ए आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बच्चों। अब आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर मैं a माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर लिखूं कि ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं। तो बच्चों हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि ई एक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी और a की वैल्यू स्मॉलर होगी। भाई आप जब रूट लेते हैं, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, जब आप रूट लेते हैं रूट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉडुलस एक्स। मतलब सच आप रूट एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, प्लस एक्स भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा, लेकिन आप लोग बच्चों पॉजिटिव वैल्यू लिखा करते हो, धनात्मक वैल्यू लिखा करते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही होगा बच्चों। आप किसी के ध्यान में आ सकता है सर शुड आई राइट ई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर और शुड आई राइट ई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर? आई विल राइट ई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बिकॉज आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए। इट इज वाई यू कैन राइट दैट। सो ये आपके पास में एक डिस्टेंस ये आई बच्चों, दूसरी डिस्टेंस ये आई और इस तरीके से दो फोकस होंगे, दो फोकल डिस्टेंस आएंगी, ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए ये आएगी बच्चों। तो ये तो पॉइंट पी की फोकस से डिस्टेंस आई। पॉइंट पी की फोकस से जो डिस्टेंस आई बच्चों से फोकल कॉर्ड या फोकल रेडियस बोलता हूँ। और ये फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस को कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका भी था, इतना लंबा चौड़ा हमको नहीं करना पड़ता, जैसा कि हम पैराबोला एलिप्स में भी कर चुके हैं वही मैं कुछ करूंगा, पर उससे पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। देखिए आपको मालूम है कि कोनिक वो होता है बच्चों जिसकी किसी गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और वो जो गिवन पॉइंट है उसे फोकस, गिवन लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सो यदि आपको बच्चों एस पी की डिस्टेंस
फाइंड आउट करनी है, तो SP की डिस्टेंस E इंटू PM होगी बच्चों। भाई इस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होगी और इस पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस होगी, लाइन मतलब कौन, डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होगी और पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों का रेशो E रहेगा जो कि 1 से ग्रेटर रहता है। सो आप SP बराबर क्या बोल सकते हो बच्चों, SP बराबर बोल सकते हो E इंटू PM अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक, ये हम जानते हैं। और ये रहा E। और रही बात बच्चों PM की, तो PM अगर आपको फाइंड आउट करना तो देखिए ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये क्या है, A अपॉन E। भाई दिस डिस्टेंस इज A अपॉन E एंड दिस डिस्टेंस इज X। बच्चों अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, इट मींस दैट डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस इज x while distance along y axis is y. So this distance is equals to x and this distance is a upon e. So अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखी जाए बच्चों तो वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी x माइनस a अपॉन ई, x माइनस ए अपॉन ई, और उस बेसिस पर बच्चों ये सरलता से आ जाएगी ई एक्स माइनस ए। सो दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल, वेरी इजी, वेरी लिटिल काइंड ऑफ मेथड, बहुत छोटी सी मेथड है, जल्दी काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन का फायदा उठाऊं तो भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a बाई ई थी, तो अगर इसकी लाइन से डिस्टेंस निकाली जाएगी तो वो x माइनस ए ही होगी और e से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये तुलनात्मक रूप से काफ़ी छोटी मेथड है। तो ये फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस आ गई बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब जो है साहब इस पर हम एक छोटा सा सम कर लेते, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एक हाइपरबोला की इक्वेशन बच्चों, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमें इसका सब कुछ बताना है। सब कुछ से मतलब सेंटर, एक्सेंट्रिसिटी वगैरह वगैरह। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, और चाहें ना चाहें, मैं चाहता हूं इसलिए करिए। देखिए साहब अभी ये जो इक्वेशन आपको दे रखी बच्चों, इस इक्वेशन को मैं अगर एक्स स्क्वायर ओवर 1 बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 बाय 9 अगर मैं लिखूं, I don't think there is any mistake, because 16 can be brought into the denominator of the denominator while 9 can be brought into the denominator of denominator likewise. So here you find this thing, and if I compare this equation with x square over a square minus y square over b square is equals to 1, what I find particularly बच्चों in this case I will see that the value of a square is equals to 1 by 16 and b square equals to 1 by 9. So that if you want to say that a would be equals to 1 by 4 and b equals to 1 by 3, a की वैल्यू 1 by 4 आएगी बच्चों, b की वैल्यू 1 by 3 आएगी। अगर मुझे सबसे पहली बात करनी हो बच्चों एक्सेंट्रिसिटी के बारे में, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। 16 को इधर ले आएंगे और ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 16 बाय 9 प्लस 1। सॉल्विंग दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ई विच इज 5 बाय 3 एंड नेचुरली दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ हाइपरबोला। सो ये आपके पास में बच्चों एक्सेंट्रिसिटी आ गई। आपके पास में उत्केंद्रता की गणना आप लोगों ने कर ली बच्चों, और एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेने के बाद, एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेने के बाद अब अगला काम क्या करना है भाई, अगला काम मुझे करना है इसका सेंटर बताना है। तो सेंटर जैसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाई चांस ये इक्वेशन बच्चों जो आपको दे रखी है इसका सेंटर और कुछ नहीं 0,0 होगा। और उसके बाद में बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स एस और एस डैश से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि प्लस माइनस ए कॉमा 0 होंगे बच्चों। प्लस माइनस ए की वैल्यू 1 बाय 4 और ई की वैल्यू बच्चों 5 बाय 3 और ये 0, सो दैट आपको क्या मिल जाएंगे बच्चों, प्लस माइनस 5 बाय 12 कॉमा 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। होप यू हैव गॉट द थिंग बच्चों। नाभियों के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, और ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 बाय 4 और ई के कोऑर्डिनेट्स है 5 बाय 3। भाई ए के कोऑर्डिनेट्स 1 बाय 4 और ई के कोऑर्डिनेट्स 5 बाय 3। सो आपके पास में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे। और उसके बाद में अब बारी आती है साहब डायरेक्ट्रिक्स की। अब बच्चों नियताओं के समीकरण के बारे में बात की जाए तो नियताओं के समीकरण है बच्चों x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, और a की वैल्यू आप देख चुके हो बच्चों 1 बाय 4 और e की वैल्यू 5 बाय 3। जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बच्चों दैट गोज न्यूमरेटर साइड, सो आई विल सी दैट दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 20। सो ये बच्चों आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की ही इक्वेशन आई, बिल्कुल सही बात है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और
अभी क्या करने का है मेरे को बाबा, मेरे को करना है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बच्चों वही है जो एलिप्स में हुआ करती थी, 2b² ओवर a, और 2b² की वैल्यू बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/9 और a² की वैल्यू 1/4, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दैट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 8/9। होप मैंने सही किया है। और अगर मैं यहाँ कोई गलती कर दूं बच्चों जैसा कि मैं करता हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए साहब, तो ये आपके पास है बच्चों इसके नाभि लंब की लंबाई आ गई है। और कुछ फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग? हाँ, आप यस कर सकते हो। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो 2a होती है, 2 × 1/4। सो यहाँ पर 1/2 आएगा बच्चों। और जब मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेट एक्सिस की तो वो होती है 2b जिसकी वैल्यू है 1/3, सो दैट बच्चों ये 2/3 आ गई। तो दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। ये संयुग्मी अक्ष है बच्चों, इसे अनुप्रस्थ अक्ष कहा जाएगा। ट्रांसवर्स को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ और कॉन्जुगेट को हिंदी में कहा जाता है संयुग्मी। तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ को आप लिख लीजिएगा बच्चों। आप उसके बाद में अगली बात किसके बारे में आती है हमारे पास? अब तो और कुछ बचा नहीं है। आप चाहें तो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, SS डैश जो कि होगी 5/12, 5/12 मतलब 10/12। आई कैन से दिस इज नथिंग बट 5/6 ये है। और अगर आप लेटेस्ट दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहें तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी 3/20 प्लस 3/20 मतलब 6/20 मतलब नथिंग बट 3/10। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी डायरेक्ट्रिक्स। ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो ये कुछ छोटी छोटी बात है। हाँ, अब अगर आपको फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस निकालने की बात की जाए बच्चों तो ऑब्वियसली वो तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको हाइपरबोला पे कोई पॉइंट गिवन ना हो। चलिए साहब, अब जब मैंने ये प्रॉब्लम करी तो शायद शुरुआत से ही किसी किसी के दिमाग में कुछ बात ठनक रही है। बोले क्या? बोले सर यहाँ पर देखिए a की वैल्यू छोटी है और b की वैल्यू कम है। आपने एलिप्स में 2 केसेस बताए थे, अगर a की वैल्यू कम हो तो और a की वैल्यू ज्यादा हो तो। शायद आपको याद आ रहा होगा भाई, एक बार एलिप्स ऐसा बनता था और कभी एलिप्स ऐसा बनता था। याद आया? आना भी चाहिए, और नहीं आया तो गलत बात है। और ये वाला कब होता था? जब a ग्रेटर देन b है। और ये वाला कब होता था? जब b ग्रेटर देन a हो। कुछ ऐसा होता था बच्चों। क्या यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल नहीं होगा। भले a ग्रेटर हो भले b ग्रेटर हो, इममटेरियल, इररिलेवेंट, अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड, एब्सोल्युटली बच्चों इट इज इममटेरियल कि a बड़ा है कि b बड़ा है। यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने प्रॉब्लम ही जो उठाई है बच्चों उसमें a की वैल्यू छोटी है और b की वैल्यू बड़ी है। फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों पुनः से कि अगर a छोटा हो b बड़ा हो, a बड़ा हो b छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ ऐसी है, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन को मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं, देन एब्सोल्युटली ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी x एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी y एक्सिस। तो ये जरूर 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 से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए साहब, तो ये हमारे पास में एक छोटी सी बात हम लोगों ने करी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा बच्चों, और यहां पर जो है साहब अभी हम लोगों ने जो हाइपरबोला की इक्वेशन देखी, मैं फिर बोल रहा हूं a बड़ा हो b बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो भी बड़ा हो अल्टीमेटली अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी है, कैसी? ऐसी, तो पिक्चर ऐसी ही बनेगी जैसी मैंने बनाई थी। लेकिन यदि बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी आ जाए कि y² ओवर b² माइनस x² ओवर a² इज इक्वल टू 1, यदि अति परवलय की समीकरण को बच्चों कुछ ऐसे व्यक्त किया जा सके जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन जो है बच्चों कुछ ऐसी है, यहां पर फिर मैं वही घिसी पिटी लुच्ची लुच्ची किस्म की बात करूंगा कि a बड़ा हो या b बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ना। अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी है तो हाइपरबोला विल बी ड्रॉन लाइक दिस। हाइपरबोला जो होगा बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं b और b', इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बच्चों आप इजीली निकाल सकते हैं। जहां पर y एक्सिस को कट करेगा वहां पर x 0 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहां पर 2 डायरेक्ट्रिक्स आएंगी जैसे कि पहले आई थी। बस ये है कि इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू b/e और इसकी इक्वेशन होगी बच्चों y इक्वल्स टू माइनस b/e। और सेंटर के कोऑर्डिनेट जिसे हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 0 होंगे बच्चों। फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 0 माइनस be, और बच्चों ये है फोकस के कोऑर्डिनेट 0 be। और रही बात बच्चों
एक्सेंट्रिसिटी वगैरह के लिए बात की जाए तो यहाँ पर रिलेशन होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो रिलेशन होगा भाई, हम पिछले हाइपरबोला में रिलेशन क्या था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर होगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। और ये रिलेशन बच्चों ये प्रूव की जा सकते हैं। भाई ये हाइपरबोला की इक्वेशन है तो ऐसा क्यों बनेगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ अगर x की वैल्यू a से छोटी है तो क्या है, अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो क्या है, y की वैल्यू अगर b से छोटी है तो क्या है, y की वैल्यू b के बराबर है तो क्या है, b से बड़ी है तो क्या है। उस बेसिस पर ये हाइपरबोला को हम लोग, जिसे हम बोलें कि हम ऐसा ट्रेस कर सकते हैं। वो अलग बात है कि मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी और डायरेक्टली मैंने ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज हम और सिस्टमेटिक चलें, आराम से चलें तो हम समझ पाएंगे कि ये इक्वेशन को ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया गया है। मैं समझता हूँ वो थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए साहब, अब आपके पास में अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की बात की जाए बच्चों, अनुप्रस्थ अक्ष, तो इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस, इस बार जो ट्रांसवर्स एक्सिस है बच्चों वो लेंथ होगी 2b, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है बच्चों, कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो होगी 2a। और लेटस रेक्टम फिर वही लुच्ची किस्म की बात है बच्चों, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, which axis, of course here are two axes, transverse axis and conjugate axis. If it has not been mentioned clearly, then we will say that it is nothing but transverse axis, because transverse axis you can say as the principal axis of the hyperbola. So the coordinates of these 2 points, एक है L और एक है L dash, obviously दोनों का y coordinate same होगा, इसका BE होगा, इसका भी y coordinate बच्चों BE होगा। और रही बात बच्चों x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो बच्चों, a स्क्वायर बाय b माइनस में होगा और यहाँ पर बच्चों प्लस a स्क्वायर बाय b होगा। और इस तरीके से बच्चों नाभि लंब की लंबाई L डैश इज इक्वल टू होगा 2a स्क्वायर ओवर b। ये आपके पास में भैया लेटस रेक्टम की लेंथ आई, आपके पास में फोकाई आ गए, फोकाई के बीच की डिस्टेंस। अगर आप इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहें तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होगी 2b ओवर a, और दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगी बच्चों 2BE, वो 2BE होगी। और लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब की लंबाई क्या होगी बच्चों, वो भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साहब, हाँ, जैसे वहाँ पर डबल ऑर्डिनेट होती थी वैसे यहाँ पर डबल एब्सिसा होगी, जैसे वहाँ पर डबल ऑर्डिनेट होती थी बच्चों वैसे यहाँ पर क्या होगी, डबल एब्सिसा। तो इस तरह से कुछ पिक्चर बनेगी। आप डबल एब्सिसा की लेंथ निकाल सकते हैं, डबल एब्सिसा के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। नेचुरली जो इस पे पॉइंट्स होंगे बच्चों, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं 0, k मान लेता हूं तो ये जो पॉइंट्स होंगे Q और Q डैश से जिन्हें आपने रिप्रेजेंट किया था, इनके भी y कोऑर्डिनेट के ही होंगे। y कोऑर्डिनेट को k रखकर आप x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें एक आधा सम कर लेना चाहिए जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। चलिए मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूँ, हम देखें यहाँ पर एक सम भैया हमें दे रखा है 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। जरा वीडियो को तनिक देर के लिए बच्चों विराम दीजिए, वीडियो को तनिक देर के लिए विराम दीजिए और स्वयं से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। देखिए अभी आप इस प्रॉब्लम को बच्चों 20 से सॉल्व कर देंगे, 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर ये जो लिखा है उसे कैपिटल वाई मान लीजिए, कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है, इट कैन बी कंपेयर्ड विद दिस। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, आ जाएगी बच्चों, बिल्कुल आ जाएगी। अब आप यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है, माइनस 1 है, 4/5 और ई स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों तो कुल मिलाकर 9/5, और 9/5 से मतलब यह है कि ई की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस, चूंकि वो प्लस ही आएगी, कंफर्म है, क्योंकि वो तो दो लेंथ या दो डिस्टेंस का रेशो है, इसलिए मुझे केवल प्लस ही लिखना चाहिए। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ई की वैल्यू और कुछ नहीं प्लस 3/√5 हो जाएगी। तो ये ई की वैल्यू आ गई बच्चों, उत्केंद्रता का मान आ गया।
अब आप को सेंटर निकालना है तो सेंटर क्या होगा बच्चों, सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, तो यहाँ पर बच्चों x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। भाई x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, और x कोऑर्डिनेट 0 मतलब अभी x का काम यहाँ पर x+2 कर रहा है तो ये 0 होगा, और y का कोऑर्डिनेट बच्चों y+1 कर रहा है तो ये 0 होगा। सॉल्विंग दिस विल गेट यू बच्चों x = -2 एंड y = -1। Am I correct? No, because it was not y+1, it was actually y-1. So I will say the coordinates of center are 2, -1. केंद्र के निर्देशांक बच्चों हमारे पास में 2 और -1 आएंगे। मेरे ख्याल से आपका भी ख्याल यही होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो होंगे बच्चों s और s' वो क्या होंगे, 0 ± BE। इट मीन्स दैट कैपिटल X की वैल्यू 0 वाइल कैपिटल Y की वैल्यू बच्चों ± BE होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा बच्चों क्योंकि यहाँ पर y² अपॉन b² - x² अपॉन a² = 1 से मैं इसे तुलना कंपेयर कर सकता हूँ। अभी कैपिटल X की वैल्यू x+2 है तो x+2 की वैल्यू 0 और y का काम कर रहा है बच्चों y-1, और b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं बच्चों √5 है, √5 है, और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है साहब 3/√5। √5 से √5 कैंसल, y की वैल्यू आप +3 लोगे तो +4 आएगी, और -3 लोगे तो -3 + 1 मतलब -2 आएगी। तो आपको जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे बच्चों वो -2,4 और -2,-2 मिलेंगे। चेक कर लीजिएगा भैया, मैंने कहीं कुछ गलती करी हो तो उसे वेरी करेक्ट कर लीजिएगा। भाई मैं पिछले सब में भी बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं हर सब में बोलता हूँ, आप वो थोड़ा सा देख लिया करें क्योंकि मुझे कई बार खुटके रहते हैं कि यार मैंने सही किया है कि गलत किया है। भाई b² की वैल्यू यहाँ पर √5 है और e की वैल्यू बच्चों 3/√5 है। क्योंकि b² की वैल्यू √5 थी, b² की वैल्यू 5 थी तो b की वैल्यू √5 और e की वैल्यू 3 - √5। तो आप +3 लोगे तो +3 + 1 +4 आ गया, -3 लोगे तो -3 + 1 -2 आ गया। तो इस तरह से आपके पास में बच्चों ये किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फोकाई के। नाउ इट कम्स टू बच्चों डायरेक्ट्रिक्स यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगी बच्चों y = ± b/e, और y जहां तक है बच्चों उसका सवाल तो y-1 है, प्लस माइनस है, b चा मान बच्चों √5 आहे और e चा मान 3/√5 आहे। √5 ऊपर चला जाएगा बच्चों, y = 1 ± -5 5/3। अरे भैया सही है कि नहीं, सही है, चला चेक कर लो भैया। ये तो e की वैल्यू 3/√5 और b की वैल्यू √5 है। 5 × √5, √5 विल बिकम 5/3। ये y की वैल्यू 8/3 और y की वैल्यू -2/3। ये भैया ऐसा है कि आपके पास में नियताओं की समीकरण आ गई, नियताओं की समीकरण आ गई भैया। और क्या कर सकते हो, लेटस रेक्टम की लेंथ। तो लेटस रेक्टम की लेंथ जो होगी बच्चों वो होगी 2a² b। 2a² की वैल्यू कितनी है साहब, a² की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है बच्चों √5। सो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलम की लंबाई। तो नाभिलम की लंबाई क्या आई है, समझ गए भैया। और आपके पास में फोकस, सेंटर, इन सभी की इक्वेशंस क्या होंगी, कैसे क्या होंगी। होप आपको ये बात भी खोपड़ी में आई है बच्चों, इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर एक छोटी सी और बात बता दूं बच्चों कि अगर कोई पॉइंट मैं P लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लेता हूं तो उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे। तो जैसे पिछली बार जो डिस्टेंस आई थी बच्चों PS और PS', तो पिछली बार क्या आई थी, पिछली बार आई थी EX + a। इस बार क्या आएगी बच्चों, EY + a और EY - a। भाई ना a नहीं भाई, E तो E है चलिए, लेकिन पिछली बार जो काम x कोऑर्डिनेट करता था वो इस बार y करेगा, जो काम पिछली बार a करता था वही काम इस बार b करेगा। सो ये आपके पास में बच्चों फोकल डिस्टेंस आएंगे। नेचुरली पॉइंट जिस फोकस के पास होगा उसके लिए माइनस लगेगा, जिससे दूर होगा उसके लिए प्लस लगेगा, जिससे पास उसके लिए डिस्टेंस कम और जिससे दूर उससे डिस्टेंस ज़्यादा। तो ये भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक आधा छोटा सा सम और कर ले, हम लोग कर लेते हैं। चलिए भैया, आपकी इच्छा है तो मैं कैसे आपको
मना कर सकता हूँ। भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और कोई बात नहीं। हम लोग एक सम और कर लेते हैं। भाई हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 4y² माइनस 12x माइनस साहब 16y और इज इक्वल टू 4। चलिए इस वाले हाइपरबोला के लिए सब कुछ बताइए, सेंटर वगैरह 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 जो आप करते आ रहे हो। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। अभी क्या करोगे आप लोग जानते हो, कोई नई बात आपके लिए नहीं है साहब। यहाँ पर आप एक काम करें, पहले x वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए। भाई आपने x वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, फिर y वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, आपने x वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, y वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, ये पिक्चर आएगी। भाई एलिप्स में आप इस तरह के सम्स कर चुके हो, पैराबोला में कर चुके हो। मुझे नहीं लगता कि वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस नाउ ऑन दिस फंडामेंटल एटलीस्ट। ये पर्टिकुलर फंडामेंटल भी क्या, ये पर्टिकुलर अप्रोच जो है हम लोग जानते हैं बच्चों। तो क्या होगा इसमें, यदि मैं ये 3x² माइनस 4x, मैं एक काम करूँ साहब, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दूँ। भाई x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ। कर दिया साहब। और फिर ये -4, फिर y का कोफिशिएंट यहाँ पर y² प्लस 4y, फिर y का जो कोफिशिएंट है वो 2, तो 4 है तो उसका 2 का ये जोड़ दिया। और जो काम मैंने LHS पे करा है वही काम मुझे RHS पे करना पड़ेगा। सो साहब मैंने यहाँ पर 3 × 2 का स्क्वायर जोड़ा है तो 3 × 2 का स्क्वायर लिखूंगा, और -4 × 2 का स्क्वायर तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा बच्चों। यही कुछ होगा। यस भाई आपने जिसको ऐड किया है वही आपको इधर भी ऐड करने का है, वही आपको उधर भी ऐड करने का है। आपने यहाँ पे किसको ऐड किया बच्चों, 2 का स्क्वायर ऐड किया, लेकिन वो 2 का स्क्वायर नहीं, वो × 3 है। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर नहीं, y का कोफिशिएंट 4 था तो उसके हाफ का स्क्वायर, तो जो इधर ऐड किया बच्चों वही उधर ऐड करना। और ये हो जाएगा बच्चों 3 × x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × y प्लस 2 का होल स्क्वायर। और वहाँ पर मेरे ख्याल से इक्वल टू 0 आ रहा है, तो फिर तो वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यार। आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पास में 2 लाइन्स आ जाएंगी। यस क्योंकि देखिए 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, 12 में से 16 जाएंगे तो -4 बचेगा, वो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप भी शायद इसमें उलझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन एक हाइपरबोला की इक्वेशन ही नहीं, वो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, तो 2 लाइंस में ब्रेक हो जाएगी। तो आप एक करेक्शन कर लीजिए बच्चे, काम कीजिए, प्रॉब्लम में आप इक्वल टू लिख दीजिए 2, तो आपका काम हो जाएगा। राइट हैंड साइड पर बच्चों बचेगा -2। अब बचेगा -2। भाई कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज जो इक्वेशन मैंने दे रखी थी वो इक्वेशन हाइपरबोला की नहीं थी, वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो एक हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं थी, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। क्योंकि जो इक्वल टू 0 करेंगे दैट कुड बी स्प्लिटेड इजीली इनटू 2 स्ट्रेट लाइंस। तो ये कर लीजिएगा बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो यहाँ पर 4 × y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 × x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 इधर भी आएगा, भाई मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा काम ये करा बच्चों कि पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दिया। जब -2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला बच्चों माइनस हो जाएगा। अभी आप इसे लिख सकते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओवर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि a छोटा है कि b छोटा है, a स्क्वायर छोटा है कि b स्क्वायर छोटा है कि a स्क्वायर। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव x वाला नेगेटिव, मतलब हाइपरबोला विल बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस होगा। अब आप इसे कंपेयर कर लें तो साहब y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब आप इससे तुलना करेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और ए स्क्वायर की वैल्यू 2/3 रूट ले लेंगे तो आपको पता है क्या होगा, जानते हैं आप लोग। अब बी की वैल्यू 1/√2 और ए की वैल्यू √2/3 ये होगी, बिल्कुल होगी। और ये तो आपके पास में क्या आ गया, बी और ए आ गए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बच्चों यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है। एक्सेंट्रिसिटी निकालने के लिए यहाँ पर रिलेशन लगेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1 और ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 2/3 है और बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 1/2 है, इंटू में ई स्क्वायर -1 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई स्क्वायर -1 की वैल्यू 4/3, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 4/3 तो ई की वैल्यू √7/3, ई की वैल्यू बच्चों √7/3 आ जाएगी। होप सही किया है मैंने भाई। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, ये ए स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आई, बी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आई। क्या सही है, बिल्कुल सही है। और फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर मैं कोई लफड़ा कर दूं तो उस लफड़े को आप सुलझा लेना। 4/3 आपने ई की वैल्यू प्लस √7/3 आ गई। देर आफ्टर बच्चों अब लेंथ हम निकालें। अगर यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करें तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2b और 2b होने के कारण 2 × 1/√2 विल गिव यू √2, ये 2b आ गई। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बच्चों 2 है और a की वैल्यू कितनी आपको दिखाई दे रहा है, उस बेसिस पर बच्चों ये √2/3। तो कॉन्जुगेट एक्सिस भी आ गई, ट्रांसवर्स एक्सिस भी आ गई। अब क्या करोगे भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस भी आ गई, कॉन्जुगेट एक्सिस भी आ गई। अब लेटर सेक्टम की लेंथ भी आप निकाल ही लोगे हाथों। लेटर सेक्टम की लेंथ निकालोगे तो क्या होगी बच्चों, लेटर सेक्टम की लेंथ इस वाले हाइपरबोला में होती है 2a² LL' 2a² और a² चा मान 2/3 आहे और b चा मान 1/√2 आहे, तो 4√2/3 ये तुम्हारे पास में भैया लेटर सेक्टम की लेंथ आ गई। नाभि लंब जिसे हिंदी में कहा जाता है 2a²/b। क्या सही है, बिल्कुल सही है। अब ये सारी लेंथ वगैरह तुमने निकाल दिए बच्चों। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट जो कि 0 0 होते हैं, यानी कि कैपिटल X भी 0 और कैपिटल Y भी 0। और रही बात बच्चों कैपिटल X की, तो कैपिटल X का काम कर रहा है x-2, कैपिटल Y का काम कर रहा है बच्चों y+2। इसको सॉल्व कीजिए, x इक्वल्स टू +2 और y इक्वल्स टू बच्चों -2। फाइनली सॉल्विंग दिस विल गेट यू बच्चों 2 -2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। नाउ इट कम्स टू बच्चों फोकाई हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय बच्चों 0 ± BE और कैपिटल X की वैल्यू 0 और कैपिटल Y की वैल्यू ± BE और कैपिटल X -2 है जो कि 0 और कैपिटल Y+2 है ± B की वैल्यू 1/√2 और E की वैल्यू √7/3। क्या मैंने सही किया है भाई, यहां पर B की वैल्यू है 1/√2 और E की वैल्यू है √7/3। बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, यस। सो आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 2 और -2 ± √7/6। तो ये नाभियों के निर्देशांक आ गए भैया। और कुछ बचा है? मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं बचा। जहां तक डबल एब्सिसा की बात है या फोकल कॉर्ड या फोकल डिस्टेंस की बात है बच्चों, वो तो तभी मालूम पड़ पाएगा जब आपको हाइपरबोला पे कोई पॉइंट गिवन हो। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो होल स्क्वायर बनाया जाता है बच्चों, एक्स वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख देंगे, वाई वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। फिर डिपेंड करेगा कि एक्स वाला जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या वाई वाला जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। अकॉर्डिंगली आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर इस हाइपरबोला को ड्रॉ भी करना चाहूँ तो आई कैन ड्रॉ बच्चों। पिछला वाला तो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, पर इस हाइपरबोला को देखने के बाद पिछली प्रॉब्लम में जो हाइपरबोला दे रखा था आप उसे खुद ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चों। जहाँ तक सेंटर की बात है तो आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -2 और 2, -2 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2, -2। तो हाइपरबोला जो है बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा। तो जैसा बनेगा हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा। और अच्छा, यहाँ पर ये तो हाइपरबोला हो गया और ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी।
ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, एक कोऑर्डिनेट जो आएगा भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 और वाई कोऑर्डिनेट आएगा -2 प्लस, नहीं ये वाई कोऑर्डिनेट ये आएगा और दूसरा वाला जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा वो -2 प्लस √7/6 होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस जो है वो कुछ इसके ऊपर रहेगी, क्योंकि अगर मैं दोनों के वाई कोऑर्डिनेट देखता हूं तो दोनों के ही वाई कोऑर्डिनेट को देखने के बाद मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट दोनों के ही नेगेटिव आ रहे हैं। भाई सेंटर तो ये रहा, सेंटर तो ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने क्या फाइंड आउट करे थे बच्चों, 2, -2। वही जो सेंटर है, जो केंद्र है, भाई केंद्र के निर्देशांक यही कुछ आने हैं, आप निकाल सकते हो। 2 फोकस आएंगे बच्चों जैसा कि है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में हमने बात नहीं करी है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, y = +-b/e और y का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, y + 2, ये प्लस भी है माइनस भी है। और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी बच्चों, b की वैल्यू 1/√2 और e की वैल्यू कितनी, √7/3। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट y = -2 ± 3 ऊपर चला जाएगा 3/14 √3/14। सो ये आपके पास में y डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ रही है भैया, एक डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ऐसी कुछ आएगी और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स जो आएगी वो ऐसी कुछ आएगी। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आ गई। मैं फिर बोल रहा हूँ भैया, कैलकुलेशन वर्क इज सब्जेक्ट टू मेक सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट इफ पॉसिबल, इफ इट इज रॉन्ग देन। चलिए साहब, तो ये आप ये जरूर कॉपी कर लीजिए साहब, मेरे ख्याल से एक आध सम मैंने करा दिया, वो सफिशिएंट रहेगा। बस आपको x वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिखना होता है, y वाले सभी टर्म्स को एक साथ लिखना होता है, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, y का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों बाजू ऐड कर दीजिए। उसके बाद में आप फाइनली देख लीजिए, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो हाइपरबोला होगा ऐसा वाला, और अगर नेगेटिव है तो हाइपरबोला होगा ऐसा वाला। होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। चलिए, मैं हाइपरबोला को थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूं, पर पहले ये जरूर 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 नोट डाउन कर लीजिएगा। पिछला वाला हाइपरबोला भी आप लोग स्वयं ड्रॉ कर लीजिएगा बच्चों। देखिए, मैं अब यहाँ पर एक बात तो आप देख चुके बच्चों की उससे फर्क नहीं पड़ना कि ए पॉजिटिव है कि बी, भाई ए बड़ा है कि बी बड़ा है। यहाँ तो एक सिंपल सी बात यह है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव अकॉर्डिंगली होता है। अब सपोज कीजिए कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ये थी, तो आपने देखा बच्चों, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन ये थी तो आपको जो फोकल डिस्टेंसेस मिली s और s' और s', वो क्या मिली आपको, मिली साहब ex + a और ex - a। भाई डिपेंड्स कौन बड़ा है दोनों में से, जो है अगर पॉइंट P S के ज़्यादा क्लोज है तो SP कम होगा और S' बड़ा होगा, और अगर पॉइंट P S डैश के ज़्यादा क्लोज है तो S' कम होगा और SP बड़ा होगा। अब बच्चों, ये जो दोनों डिस्टेंस आई हैं, ये जो दोनों डिस्टेंस आई हैं, इन दोनों डिस्टेंस का यदि आप डिफरेंस निकालें, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस निकालें, इसमें से इसको माइनस करके देखिए, EX से EX कैंसिल होकर बच्चों 2a आ जाएगा। आ रहा है बच्चों, यदि आपने इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस का हो गया और वो माइनस वाला प्लस का हो गया, तो EX से EX कैंसिल और a + a आए, यस 2a। तो SP - S' की वैल्यू 2a आई। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, मतलब ये हो गया कि हाइपरबोला पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स कि ऑब्वियसली दोनों फोकस से डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी भाई। जितने हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है भाई। हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट्स है सबका एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, और सबका एक्स कोऑर्डिनेट अगर डिफरेंट है तो सबकी फोकस से डिस्टेंस भी डिफरेंट होगी भाई। ये डिस्टेंस डिफरेंट होगी, हर किसी पॉइंट की डिफरेंट होगी, हर किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेस जरूर डिफरेंट होंगी बच्चों, लेकिन फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है दैट विल रिमेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी।
फोकल डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगी, ये डिस्टेंस अलग अलग केस में अलग अलग होगी। लेकिन आप देख रहे हैं बच्चों, ये जब आपने इसमें से इसको माइनस किया, चलिए मैं माइनस करके बता देता हूं बच्चों, ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स माइनस ए। जब माइनस करेंगे बच्चों तो ई एक्स प्लस ए और फिर बच्चों माइनस ई एक्स प्लस ए, माइनस 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 प्लस वाले कैंसिल हो गए, 2 आ गया, विच इज ऑफ कोर्स नथिंग बट अ कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों, जो और कुछ नहीं एक नियत राशि है, जो और कुछ नहीं बच्चों एक नियत राशि है। इसका मतलब क्या है, हाइपरबोला पर जितने पॉइंट्स है उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस डिफरेंट होंगी। इनफैक्ट सभी पॉइंट्स के फोकल डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगी, लेकिन दोनों फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस है दैट विल रिमेन अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इट मींस दैट आई कैन से हाइपरबोला इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, hyperbola is defined as the locus of a point which moves in a plane so that difference of its distance from two given points always remain constant. When a point moves in a plane so that difference of its distance from two given points always remain constant. ये वाला माइनस क्यों लगाया मुझे नहीं पता, कौन बड़ा है, एसपी बड़ा है कि एस डैश पी बड़ा है, इसलिए जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना बड़ी लुच्ची सी बात है, बहुत बार आप पहले भी सुन चुके हैं बच्चों। So hyperbola is defined as a locus of a point which moves in a plane so that difference of its distance from two given points always remains constant. Those two given points are foci of the hyperbola. यहाँ एस और एस डैश क्या है बच्चों, ये दोनों हाइपरबोला की फोकाई हैं, ये दोनों बच्चों हाइपरबोला की फोकाई हैं पहली बात। और दूसरी बात, ये दोनों हाइपरबोला की फोकाई हैं, एक बात तो आपको ये समझ में आ गई। और दूसरी बात बच्चों, वो जो डिफरेंस आ रहा है ऑब्वियसली वो कांस्टेंट आ रहा है, वो डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर। भाई अगर मान लीजिए हाइपरबोला ऐसा वाला ना होते हुए, अगर हाइपरबोला ऐसा भी होता, रादर कि हाइपरबोला ऊपर वाला हो बच्चों, अगर ये वाला भी होता तो उस केस में फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस आप निकालते एस पी माइनस एस डैश पी, तो वो क्या आता बच्चों, वो आता ई वाई प्लस बी माइनस ई वाई माइनस बी। फाइनली मुझे क्या मिलता बच्चों, मुझे मिलता फाइनली 2b। और इस वाले हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस 2b होती है। So I can say बच्चों hyperbola is defined as the locus of a point which moves in a plane so that difference of its distance from two given points always remain constant, and those two given points are foci of the hyperbola, and that difference, which is obviously a constant, again I repeat बच्चों, is length of the transverse axis of the hyperbola. नोट डाउन कर लीजिएगा। एलिप्स में अगर आप ध्यान करें बच्चों तो एलिप्स में यही कुछ मिलता था, लेकिन वहाँ सम कांस्टेंट आता था, और उस बेसिस पर आपने एलिप्स को ड्रॉ करने का एक तरीका भी बनाया था। भाई आपको याद दिलाऊं कि अगर मैंने एक कार्डबोर्ड में 2 पिन ठोकी, फिर उनके बीच में एक धागा बांधा, इस तरह से भाई मैंने 2 पिन यहाँ पर ठोक दिए, उनके बीच में एक धागा बांधा, और फिर मैंने इस पेन से खींचा, और फिर मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे और कुछ नहीं, मुझे एक एलिप्स मिलेगा। याद आया होगा बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स उसकी फोकाई कहलाती हैं, और वो जो धागे की लेंथ होती है बच्चों वो कहलाती है उसकी मेजर एक्सिस की लेंथ। यहाँ पर डिफरेंस वाली बात है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट आएगा बच्चों, उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस का डिफरेंस है बच्चों वो कांस्टेंट आएगा, और उस पॉइंट वो जो दोनों गिवन पॉइंट्स है बच्चों वो क्या कहलाएंगे, फोकाई, और जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर होगा बच्चों, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होगा। इसी पर एक छोटा सा सम कर लेते हैं, चलिए हम लोग करें, लिखिएगा। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane so that difference of its distance from point 5, 0 and minus 5, 0 always remains 8. Find locus of a point which moves so that difference of its distance from these two given points always remains 8. वीडियो को रोक करके कीजिएगा। सो अब अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, लेट दैट पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई। मैंने माना कि वो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, मैंने वो पॉइंट क्या सपोज कर लिया बच्चों, उस पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया एक्स कॉमा वाई, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। भाई जिस पॉइंट का उससे लोकस पूछा है मैंने उसको एक्स कॉमा वाई मान लिया। अब उसकी इन दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस, तो भैया पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई की डिस्टेंस इससे ये आया,
और फिर यहाँ पर x प्लस वाई 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये आपके पास में आ चुका। भाई आपको जिस पॉइंट का लोकस पूछा आपने उसे p मान लिया, x, y उसके कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए, ये पिक्चर आ गई। अब आप क्या करोगे भाई, आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे दोगे, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दोगे। अब जरा हमारी ट्रेडिशनल मेथड हम सोचें क्या होगी। भाई हमारी मेथड ये होगी कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर ये माइनस का लिखा हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लस और इसका भी, मतलब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे कुल मिलाकर। जो टर्म आपके पास में, जैसे मान लो ये पूरा a लिखा है, सपोज करो 1 मिनट के लिए ये पूरा a लिखा है और ये पूरा b लिखा है, तो ये और यहाँ पर ये, इस पूरे को मैंने a लिखा, इस पूरे को मैंने b लिखा, सो बीच में माइनस था लगा दिया यहाँ पर, और वही काम मैंने यहाँ पर भी कर दिया। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, भाई रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू रूट ए प्लस रूट बी। यही कुछ होगा। यस यस। एंड देयर आफ्टर आप a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी, इसमें से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 10x, वहाँ पर माइनस 10x, मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो माइनस 20x इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी होल इंटू 8। अब आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो साहब यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू, आप इसे डिवाइड कर देंगे तो माइनस, ये 4 से कैंसिल होकर बच्चों माइनस 5x ओवर 2 आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो। इसे माइनस करोगे, इसे प्लस करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो ये रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और RHS पर तो सिंपल रूट के बाहर ही आ रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद में दोनों बाजू आपको क्या कर देना है, स्क्वायर, लोकस आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। भाई आपने जो है साहब वो यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रूट ए प्लस रूट ए विल बिकम ट्वाइस ऑफ रूट ए, करेक्ट है। और इधर राइट हैंड साइड पर तो सब जुड़ गए, फिर प्लस कर देंगे। तो ये एक मेथड हो गई करने की, और यही काम मैं एक आसानी से इस तरह से कर सकता था कि साहब ये जो है, मैं अगर ये ध्यान रखूं कि साहब अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी किन्हीं दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम कहते हैं हाइपरबोला, बशर्ते वो पॉइंट उन्हीं की प्लेन में मूव कर रहा हो। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हालांकि हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो वो उसी प्लेन में ही मूव करता है, ये अवश्यंभावी रूप से सुनिश्चित है। अब क्या हुआ भाई, ये दोनों पॉइंट्स उसके फोकाई, तो दोनों पॉइंट्स से फोकाई S और S डैश, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों, प्लस माइनस 5,0, तो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों कितनी, 10। दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस होगी 10 भाई, 5 माइनस 5 कुल मिलाकर ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, जो कि 2AE के बराबर होता है। तो यहां से बच्चों 2AE के बराबर तो ये आ गया, ये आ गया, और साथ में बच्चों वो जो डिफरेंस होता है वो ट्रांसफर्स एक्सिस के बराबर होता है, जो कि आपको दे रखा 8। तो 2A = 8 अगर आपने यहाँ रख दिया बच्चों तो E की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/4। E की वैल्यू 5/4 और A की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों 4 आ गई। अरे भैया ऐसा है कि SS डैश आपने निकाला वो 2AE आ रहा है, हाँ 2AE की वैल्यू आ गई 10 और 2A की वैल्यू 8, तो E की वैल्यू 5/4, तो A की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। अभी B स्क्वायर निकालिए, B स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1। B स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों, E स्क्वायर माइनस 1 है। और क्योंकि आपको ये जो दोनों फोकाए दे रखे हैं या ये जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये दोनों पॉइंट्स बच्चों एक्स एक्सिस पर हैं, मतलब ये समझ जाना चाहिए कि हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी। बात भेजे में जाना जरूरी है ये भाई। आपको जो दोनों कोऑर्डिनेट्स, आपको ये मालूम है कि हाँ साहब वो फला पॉइंट का जो लोकस होगा वो हाइपरबोला होगा, और ये जो दोनों गिवन पॉइंट्स होंगे वो उसकी फोकाई होंगी, और फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दोनों एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। इट मींस उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए मैं ये रिलेशन लगा सकता हूँ। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 16
और ई स्क्वायर की वैल्यू 25/16 -1, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। हाइपरबोला की इक्वेशन बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इससे भी आपको वही मिलेगा। ऑफ कोर्स दैट वुड बी हाईली टाइम कंज्यूमिंग, बट दिस वर्क विल बी लिटिल वर्क, बहुत छोटा सा काम होगा और आपके पास में यही कुछ आएगा। बस इफ यू नो द डेफिनेशन, इफ यू नो द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला एज वेल, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो ये आपके पास में एक तरीका है। अब लगे हाथ तो एक छोटी सी बात आपको और बताऊं बच्चों, जैसा कि आपने एलिप्स में पढ़ा था कि साहब वहां पर सम कांस्टेंट आता था। अगर सम कांस्टेंट है तो फिर वो एलिप्स है। फिर उसमें कंडीशन लगती थी, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अगर आप ध्यान करें बच्चों कि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उतनी है जितनी की सम की वैल्यू है, तो फिर उस केस में पॉइंट का लोकस मैं आपको याद दिलाऊं। भाई एलिप्स में क्या करते थे, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ आपको। एलिप्स के केस में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ बच्चों। क्या था एलिप्स के केस में, मैंने बताया था कि दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस के बराबर। अब यहां पर मैंने पिक्चर जो चलाई थी वो पिक्चर ये थी साहब, यहां जो मैंने पिक्चर चलाई थी वो पिक्चर ये थी कि दोनों पॉइंट्स के बीच की अगर वो आपने लेंथ ज्यादा रखी तो ही आपको एलिप्स मिलेगा, तो ही आपको एलिप्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने दोनों पिन के बीच की डिस्टेंस उतनी रखी जितने धागे की लेंथ है, तो फिर तो बच्चों आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स, यही था। और अगर सम और भी कम है तो फिर तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है। मतलब हम बोलते हैं जैसे एम्प्टी सेट, अगर आपको ध्यान हो तो वहां हमको ऐसा मिलता था। अब यहां पर भी वैसी पिक्चर बनेगी बच्चों। यहां पर डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कांस्टेंट है, ये आपके पास में है। अब यहां पर भी हमारे पास में अलग अलग कंडीशन बनेगी कि यदि ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है, जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में दे रखा था, तो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों कि थोड़ा सा मैं कुछ इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दूं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान रहेगा बच्चों। पहला केस, अगर ये जो डिफरेंस है, एक सेकेंड, इफ दिस डिफरेंस ये जो है बच्चों, अगर ये डिफरेंस जो आ रहा है, इफ इट इज लेस देन एस डैश, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से कम है, जैसा कि आप इस प्रॉब्लम में देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या था, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थी 10, ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और ये पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस। सो अगर अभी आप जैसे सम में देखिए, आपको क्या बोला था कि डिफरेंस 8 है, जो डिफरेंस बना हुआ है वो 8 है, जबकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देखो तो वो कितनी है, 10। तो इस केस में जो लोकस है भैया वो एक हाइपरबोला मिलेगा, अति परवलय मिलेगा, जैसा कि प्रॉब्लम में भी अभी आपने सॉल्व किया वो आपको मिला बच्चों। दूसरा केस, अगर ये डिफरेंस जो है बच्चों वो इसके बराबर ही आ जाए, अगर वो डिफरेंस इसके बराबर ही आ जाए तो उस केस में लोकस क्या होगा बताता हूं मैं आपको। उस केस में जो लोकस होगा बच्चों वो एस और एस डैश, इस केस में जो लोकस होगा वो आपको, जैसे एलिप्स के केस में क्या मिलता था, एलिप्स के केस में मिलता था आपको लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स मिलता था। हाइपरबोला के इस केस में वो जो लोकस मिलेगा वो क्या मिलेगा, लाइन सेगमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ दोस टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स। क्या कहा मैंने, हाइपरबोला के केस में अगर आपको यह डिफरेंस इसके बराबर मिलता है, जैसे एक मिनट के लिए मैं एक सम ही बनाता हूं, पर पहले ये जो भी कुछ लिखा है वो जरूर, ये पिछला सम जरूर कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इन दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा 10 बना रहता है। अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है इन्हीं के प्लेन में कि उसके इन्हीं दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा 10 बना रहता है, तो उस पॉइंट का लोकस बताओ। तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, उस पॉइंट का लोकस होगा भैया लाइन सेगमेंट मिलेंगे, या लाइन सेगमेंट नहीं कहा जाए तो भैया हमें लाइन मिलेंगी जो कि आपको इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन लेंगे तो वो तो इनफाइनाइट लॉन्ग होगी। आपको पता है लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस, लाइन सेगमेंट की फाइनाइट लेंथ होती है जबकि लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है।
तो आपको जो लाइंस जो मिलेंगी इस केस में वो या तो एस डैश के राइट साइड में या इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। आपने एस और एस डैश को हॉरिजॉन्टल लाइन में मान लिया, अगर ऐसे वर्टिकल मान लेंगे तो उसके नीचे और ऊपर का हिस्सा हो जाएगा। आप देखिए ना, कुछ भी कर लेंगे, जैसे मान लीजिए पॉइंट ये है, तो पॉइंट जब मूव करेगा तो उसकी इस पॉइंट और इस पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस यही आएगा। एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये डिफरेंस है 15, ये डिस्टेंस का है 15 और ये है 5। सो इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस क्या आया? इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस ऑब्वियसली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आया जो कि 10 है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी किन्हीं दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर है, तो निश्चित रूप से बच्चों उस पॉइंट का लोकस आएगा उन दोनों पॉइंट्स के आइदर साइड के सेगमेंट्स। कुछ लोग इसे लाइट रे भी कहा करते हैं, भाई वो जो सेगमेंट्स है उसे लाइट रे नाम दे दिया करते हैं। शायद आपने कभी किसी टीचर से या किसी पुस्तक में पढ़ा भी हो। मैं उसे लाइट रे नहीं कहते हुए सेगमेंट ही बोल रहा हूँ, बट सेगमेंट ऐसे हैं जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, उसके बीच का हिस्सा नहीं है बस। एलिस में बिल्कुल उसके बीच का हिस्सा आता था अगर ये सम बिल्कुल उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता था। और तीसरा केस बच्चों, यदि आपको जो डिफरेंस मिल रहा है, अगर आपको जो डिफरेंस मिल रहा है यदि बच्चों वो इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर आपको मैं यूँ कहूँ कि कुछ आपको रियल डोमेन मिलेगा ही नहीं, कोई रियल किस्म की आपको शेप मिलेगी नहीं, नो रियल ज्योमेट्री। तो देखो सिंपल सा रीज़न है यार बच्चों, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, बड़ा सिंपल सा रीज़न। क्या? ये दोनों पॉइंट्स, भाई देखिए एस पी माइनस एस डैश पी का जो डिफरेंस है वो 2a के बराबर होता है, आप जानते हो। भाई पॉइंट जब मूव कर रहा है तो उसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस 2a, बशर्ते एक्स एक्सिस को आपने ट्रांसवर्स एक्सिस माना, और एस एस डैश डिस्टेंस अगर आप निकालें तो वो 2a ही है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2a ही है। एंड e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, e की वैल्यू ग्रेटर देन है। भाई आप ये जानते हो कि ये डिफरेंस ये रहता है, आप ये जानते हो कि ये डिफरेंस इसके बराबर होता है, जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि e की वैल्यू 1 से बड़ी है। सो निश्चित बात है बच्चों एस एस डैश की वैल्यू जो है, भाई अगर ये 2a है, ये 2a ही है, तो चूंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है, सो दिस डिस्टेंस एस एस डैश हैज टू बी ग्रेटर देन एस पी माइनस एस डैश पी। आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि यहां पर e की वैल्यू 1 से बड़ी है, e की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ी है, अब चूंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है इसलिए ये डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, ये डिस्टेंस कम आएगी। सो दिस डिस्टेंस हैज़ टू एक्सेड दिस डिस्टेंस। आप देखिए यहाँ पर ये से ज़्यादा है, हाइपरबोला मिला, अगर एग्जैक्टली उसके बराबर हो गया तो फिर जैसा मैंने बताया कि उसके आइदर साइड की बात हो गई, इधर उधर, ऊपर नीचे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप ये कम कर दो, ये ज़्यादा कर दो, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो रियल ज्योमेट्री, नो रियल डोमेन यू विल बी गेटिंग बच्चों। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसकी दो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो उस पॉइंट के लोकस को बोलते हैं हाइपरबोला, दोनों गिवन पॉइंट को बोलते हैं हम लोग उसकी फोकाई, और गिवन जो डिफरेंस था वो कहलाती है उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर। बच्चों ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। मैं एक और बात बताता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इस हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है बच्चों 2b। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है 2b है। बहुत अच्छी बात। अब मैं दूसरा हाइपरबोला लेता हूं बच्चों, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस हाइपरबोला की यदि मैं ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बात करूं तो वह है 2b, और इसकी यदि मैं कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में बात करूं तो वह है 2a। सो इन दोनों हाइपरबोला में क्या रिलेशन देख रहे हो कि जो पहले की ट्रांसवर्स एक्सिस है वो दूसरे की कॉन्जुगेट, और जो पहले की कॉन्जुगेट है वो दूसरे की ट्रांसवर्स है। जो पहले की ट्रांसवर्स है वो दूसरे की कॉन्जुगेट है, जो पहले की कॉन्जुगेट है वो दूसरे की ट्रांसवर्स है। ऐसे कोई दो हाइपरबोला बच्चों जिनकी एक्सिस को आपने एग्जैक्टली इंटरचेंज कर दिया हो कि ट्रांसवर्स को कॉन्जुगेट को ट्रांसवर्स बना दिया हो,
ऐसे कोई दो हाइपरबोला बच्चों जिनकी एक्सेस को आपने एग्जैक्टली एक्सचेंज किया है, बिल्कुल आपस में बदल दिया है, ऐसे हाइपरबोला को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। इन्हें हम लोग क्या कहा नाम दिया करते हैं बच्चों, इन्हें हम बोला करते हैं संयुग्मी अतिपरवलय। व्हाट इज मीन बाय संयुग्मी अतिपरवलय बच्चों? दोज हाइपरबोलास हुज एक्सेस हैव बीन एब्सोल्युटली इंटरचेंज्ड, जिनकी अक्षों को आपने बच्चों पूरी तरह से आपस में बदल दिया है। भाई ट्रांसवर्स एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस में और कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस से रिप्लेस कर दिया है। ट्रांसवर्स को कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट को ट्रांसफर से। नाउ वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग a relation between their eccentricities। भाई ये कंजुगेट हाइपरबोला क्या, मैं 4 बार बोल चुका, 3 बार तो कम से कम बोल ही चुका, नहीं तो 2 बार तो बोल ही चुका, याद समझ में आ चुका होगा। अब इनकी एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन निकालना है। तो चलिए सपोज कीजिए इसकी एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन है ई और इसकी एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन है ई डैश। इसकी एक्सेंट्रिसिटी है ई और इसकी ई डैश। नाउ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, एंड व्हाट रिलेशन आई वांट टू एस्टैब्लिश, मैं वो भी बता देता हूँ। हमें इनकी एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन बताना है, या ये हमें प्रूव करना बच्चों कि अगर इनकी एक्सेंट्रिसिटी ई और ई डैश है तो हमें ये प्रूव करना। वीडियो को रोक करके खुद से कीजिए। अभी देखिए बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से आप ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको मिलेगी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना 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 भाई ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 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 ए स्क्वायर। चेक करिए बच्चों, यही आएगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर -1 को इधर लेकर आ जाओगे, बिल्कुल ये आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई डैश का स्क्वायर -1। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सो बच्चों ये आपके पास में इसकी एक्सेंट्रिसिटी आई, इसकी एक्सेंट्रिसिटी आई। नाउ आई वांट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन दिस टू, एंड फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू पुट सम, ये वैल्यूज मैं यहां रखता हूं। ई स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर 1, और यहां पर ई डैश की वैल्यू, भाई जो मुझे प्रूव करना है मैंने उसकी एलएचएस उठाई, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बच्चों। तो ए स्क्वायर, भाई जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में जाता है। और आप एलसीएम लेंगे बच्चों, बड़ी सरलता से आप ये प्रूव कर पाएंगे 1। तो ऐसे कोई दो हाइपरबोला जिनकी एक्सेस आपस में इंटरचेंज कर दी जाए उन्हें हम बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। उनकी एक्सेंट्रिसिटी में रिलेशन क्या है ये आप लोग प्रूव कर चुके बच्चों। छोटा सा सम लिख लीजिएगा, डिटरमाइन द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला व्हिच इज कॉन्जुगेट to a hyperbola of eccentricity √3। Find eccentricity of a hyperbola which is conjugate to hyperbola whose eccentricity √3। वीडियो को रोक कर कीजिएगा बच्चों। आपको एक हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी √3 दे रखी है, उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी पूछी है, तो रिलेशन आप लोगों ने अभी डिराइव किया बच्चों। उस बेसिस पर आप लोग बोल सकते हो कुछ ऐसा। और बच्चों 1 अपॉन ई डैश के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2/3। एलसीएम ले लीजिएगा, ई डैश की वैल्यू बच्चों √3/2। So this is the hyperbola of the conjugate hyperbola which is conjugate to the given hyperbola whose eccentricity is √3।